किसान भाई और बहनों नमस्कार। सजीव फोन कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र सुदेश श्रीवास्तव। किसान भाई सबसे पहले तो कामना करते हैं कि आप लोग स्वस्थ हैं और किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए तैयार हैं। साथ ही अब खरीफ की फसलें जो हमारे सामने हैं उन्हें हम पूरी तत्परता से बोने के लिए भी तैयारी कर चुके होंगे, क्योंकि कई ज़िलों में लगातार बारिश की झड़ी लगी हुई है। अभी मौसम की सूचनाएं हैं कि 3-4 दिन तक पानी और कहीं कहीं बरसना है। तो ऐसे में हमें लग रहा है कि अब बिल्कुल समय आ गया है कि हमें तत्पर हो जाना चाहिए। लेकिन क्या ये बोनी के लिए बिल्कुल उपयुक्त समय है, और बोनी से पहले हमें क्या क्या तैयारियां कर लेना चाहिए, इस बारे में बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ बिल्कुल एक ज़मीन से जुड़े हुए विशेषज्ञ हैं के.पी. अहिरवाल साहब, जो कि अब संचालक कृषि विस्तार एवं प्रशिक्षण केंद्र बरखेड़ी कला में आप पदस्थ हैं। आपका हम स्वागत करते हैं। अहिरवाल साहब, स्वागत आपका इस कार्यक्रम में। और जैसा कि हमने कहा कि अब कई जगहों पे मानसून की हरी झंडी दिखाई जा चुकी है कि मानसून आ चुका है। क्या सोचते हैं आप कि किसानों को तैयारी करना चाहिए या फिर बोना ही शुरू कर देना चाहिए? किसान भाइयों नमस्कार। मानसून की वर्षा जैसा कि अभी बताया गया, कई ज़िलों में अच्छा पानी गिर रहा है और बारिश की चेतावनी भी दी गई है कि वर्षा अच्छी होगी। तो मेरा किसान भाइयों से सलाह यही है कि अभी जल्दबाजी ना करें। क्या होता है कि अगर जल्दी से अपन ने बोनी कर दी और 2-3 दिन बतर मिल गया और उसके बाद तेज़ पानी आ गया, तो खासकर सोयाबीन का जो बीज है वो ख़राब हो जाता है और अंकुरण अच्छा नहीं होता। तो थोड़ा इंतज़ार कर लें, अभी इतना जल्दी नहीं है। तो खासकर सोयाबीन की फसल अपन वर्षा को देखते हुए थोड़ा लेट भी करेंगे तो अभी कोई अपन को नुकसान नहीं होगा। तो किसान भाइयों से ये सलाह है कि वर्षा का इंतज़ार करें और जो हमारा मौसम विज्ञान सलाह दे रहा है उसके अनुरूप ही हम खरीफ फसलों की बुआई शुरू करें। अभी समय है कि हम अपना जो आदान, जो भी फसल हमको बोना है वो आदान की भरपूर व्यवस्था करके रख लें। अहिरवाल साहब, जैसे कि हमारे वैज्ञानिक कहते हैं कि लगभग 4 इंच बारिश हो जाए तभी आपको बोनी करना चाहिए। अभी ज़मीन अंदर से गर्म भी है, जी और जब पानी गिर जाता है, आपने बोया हुआ पानी गिर गया, दबोड़ा खाना जिसे हम बोलते हैं कि जी जी दब गया बीज, जी बताया ऐसी जाता स्थितियाँ है। कई बार लगभग हर साल होती हैं। और हमारे किसान भाइयों को कई बार दोबारा बोनी करना पड़ती है। इसलिए आल से आल मिले तभी बोनी करें। अगर आपके दिमाग में किसान भाइयों प्रश्न हैं कुछ, आपको पता है कि ये सजीव फोनिंग कार्यक्रम है। फ़ोन नंबर आपको दिखाए जा रहे हैं, फ़ोन कीजिएगा और ज़रूर से ही अपने प्रश्नों का समाधान कीजिएगा। 0755-266-0040 और 1800-23-0040, ये हमारे फ़ोन नंबर्स हैं। फ़ोन कीजिएगा और अपने अनुभव ज़रूर हमसे बांटिएगा। अहिरवाल साहब, जैसे कि हमने कहा कि सोयाबीन की बोनी अभी अभी थोड़ा सा रुक जाना चाहिए, सब्र करना चाहिए, जी धैर्य जी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी समय भी तो नहीं है। आज 14 जून हुआ है और हमारे पास लगभग आधा महीना है है। कि हमको थोड़ा सा देख लेना चाहिए कि मौसम में एकदम से कोई बदलाव नहीं आ जाए। लेकिन जैसे कि आपने कहा कि आदान की व्यवस्था कर लेना चाहिए, और हम जानते हैं कि बीज एक बहुत कीमती आदान है। कई बार ऐसा होता है कि आप जब बिल्कुल बोनी के समय पे इधर उधर भटक रहे हैं, बीज नहीं मिलता, तो हमारे पास का जो बीज है वो अच्छा है या नहीं, उसकी जांच किसान भाई कैसे कर लें? देखिए, बीज का सभी लोग जानते हैं, हमारे किसान भाई जानते हैं कि अंकुरण हम जो बीज बोते हैं हमारे घर में, जो बीज रखा हुआ है, जो बना के रखे हैं, सबसे पहले तो उसकी ग्रेडिंग बहुत ज़रूरी है। जी बीज को छान लेना चाहिए, छान करके जो अच्छा दाना है वो दिख जाता है, तो अच्छे दाने को हम लोगों को बीज के लिए रखना चाहिए। पहला तरीका तो बीज को छान करके साफ करके और उसको तैयार करके रख लें। दूसरा तरीका ये है कि हम 100 दाने पानी में भिगो दें, तो अपन को पता चल जाता है कि कौन सा दाना अच्छा है, कौन सा दाना खराब जी, है, कौन सा सिकुड़ा हुआ है। तो इस तरीके से भी बीज का बिल्कुल। परीक्षण अगर गीले हम टाट के लोग नीचे रख देंगे रहे तो तो वो अंकुरित हो जाएगा, मालूम अंकुरित हो पड़ जाएगा। जाएगा। तो 70 दाने कम से कम होना हाँ, चाहिए। 70 दाने कम से कम उसमें होना चाहिए, तो अपन को पता चल जाता है कि इसकी अंकुरण क्षमता ठीक है। जी जी तो वो वाला बीज जो है जी। ना अपन बो सकते हैं। और इसके बावजूद अगर
अंकुरण क्षमता हम देखते हैं कि कम है तो थोड़ा सा बीज बढ़ा दें। बीज तो बढ़ाते ही हैं। हाँ हाँ किसानों को मालूम है इस बात को। सवाए बीज जो है ना बोलते हैं, जी तो सवाए बीज वो कर देते हैं। जैसे 100 किलो लगना है तो 1.25 किलो 25 किलो पर मिला दो तो बराबर उसका जी। अंकुरण हो जाता है। तो सर जो हम बीज बोने जा रहे हैं उसका श्रृंगार कैसे करें, क्योंकि एकदम हम सामान्य रूप से बीज बो देते हैं तो कई बार बीमारियां लग जाती हैं या हमें कीड़े लग सकते हैं हमारे बीज में। ऐसी स्थिति हम बीज को बिल्कुल तैयार करके कैसे भेजें ज़मीन के देखिए, अंदर। श्रृंगार करने का मतलब यही है कि बीज को जो अपन बो रहे हैं उसमें कल्चर, पीएसबी, इसका सीड ट्रीटमेंट जिसको हम बोलते हैं, बीज उपचार करके बोएं, जी। वो ही उसका श्रृंगार है। हम्म। क्योंकि जब अपन जो है ना बीज उपचार करके बोएंगे तो निश्चित रूप से जो फंगस लगने वाली बीमारियां हैं जी वो ख़त्म हो जाएंगी। और उसको अच्छी तरीके से देखेंगे तो वायरल इन्फेक्शन भी नहीं होगा। भूमि उपचार अपन करते हैं, इसके बाद बीज उपचार करते हैं। ये ऐसी चीज़ें हैं कि हमको पता नहीं लगती कि जी। बीमारियां कब पकड़ेंगी। अगर इसका उपचार कर लिया गया, जैसे अपन अभी बोलते हैं कि भाई कोविड का टीका लगवाओ, ये क्या है? हम्म। ये वही चीज़ है जो हम बीज में कर रहे हैं। अगर जी। पहले से अगर अपन ने करके उसमें डाल दिया तो ये बीमारी नहीं आएगी। तो तो किसान रोग से भाइयों को लड़ने की ताकत हम ताकत पैदा बीज कर को देते देते हैं। हैं। अभी हमने देखा मॉनिटर पर देख रहे थे जब हम कि बहुत अच्छी रिज फरो पद्धति से जो है ना वो किसान ने बोया है और इतनी अच्छी लाइन आई है और पौधे एकदम संपुष्ट दिखाई दे रहे हैं। तो क्या अय्यर साहब हम ये सलाह दें कि बहुत घना नहीं बोना चाहिए किसान भाइयों को, थोड़ा सा बीज अगर हम कम करेंगे तो ज़्यादा अच्छे पौधे होंगे। देखिए, सोयाबीन हो चाहे कोई भी फसल हो, सब में यदि मान लो स्पेसिंग जो रो टू रो और हाँ, प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस कतार से रहता कतार है, और बीज से कतार बीज की से दूरी है जी। कतार बीज की दूरी रहती है, वो ऐसे ही नहीं रखी गई। हमारे वैज्ञानिकों ने ये देख काफ़ी रहे हैं हम जी। काफ़ी ये आप देख रहे हैं, काफ़ी मेहनत करके और इसका परिश्रम करके इसका उत्पादन निकाला है। तो हम जो छिटका बोनी कर देते हैं, हम्म कहीं भी बीज चला जाता है, तो उससे जो उत्पादन होता है वो कम आता है। हम्म और ऐसा जो आप देख रहे हैं, हम्म। आपने देखा तो इसमें जो है ना फसल में जो एरेशन जिसको बोलते हैं, हवा पर्याप्त मिलती है, पानी पर्याप्त मिलता है, पोषक तत्व पर्याप्त मिलते हैं। जब हिष्ट पुष्ट पौधा होगा तो निश्चित रूप से उसमें उत्पादन अच्छा मिलेगा। तो प्रतियोगिता अगर कम कर दी जाए, हाँ, अगर भोजन की प्रतियोगिता, हवा की प्रतियोगिता, प्रकाश की प्रतियोगिता पौधे में कम कर दी जाए, यानी अगर थोड़े से कम पौधे रखे जाएंगे तो तो ताकत ज़्यादा आएगी। बढ़ोतरी ताकत ज़्यादा होगी। और कितनी अच्छी पद्धति हमने देखा है कि रेज्ड बेड पद्धति है या रिजेंट फरो है, कितनी अच्छी पद्धतियों से हम लोग आजकल बोनी कर रहे हैं। तो ये सोयाबीन की अगर बात की जाए तो बीज उपचार आपने कहा बहुत ज़रूरी है, और बीज उपचार में भी एफआईआर करें तो कितना अच्छा है। बहुत अच्छा है। तो एफआईआर के लिए क्या आपका की सलाह है। देखिए, ये पद्धति जो है ना थोड़ा सा किसानों को नहीं लगती है, परंतु इसके करने का तरीका यही है कि बीज को अच्छे से दवाई में मिला बिल्कुल। करके हम्म। और उसको उपचारित करके जो हमारा सीड ट्रीटिंग ड्रम रहता है जी उसमें अगर करके भेजते हैं तो 2-3 तरीके जी। के कल्चर भी उसमें हो जाते हैं और दवाई भी उसमें हो जाती है, कीटनाशक भी आता है, कीटनाशक जी भी जी हो जाते हैं। जी। सारा का सारा जो है ना वो उसमें एक साथ करके और फिर अगर अपन बीज को बोएंगे जी बिल्कुल। तो हमारा 3 प्रकार का टीका उसमें लग जाता और बिल्कुल आपने जैसे कहा कि उसका क्रम यही हो, फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड और है। राइजोबियम। राइजोबियम। बहुत अच्छी बात कही। और राइजोबियम में अब तो कल्चर जो है वो कई तरह के आ रहे हैं, फास्फोरस वाले भी आ रहे हैं, अपने नाइट्रोजन वाले भी आ रहे हैं। तो ज़रूर से ज़रूर इन कल्चरों का प्रयोग किया जाए। बल्कि अभी तो ये जो कल्चर है अग्रवाल साहब, क्या किसानों को आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। बीज देखिए, उपचार की हम बात ये कर रहे हैं, हमारे किसान भाई पढ़ते भी जाए। देखिए अब सोयाबीन के बीज उपचार के बारे में हम पूरी तौर पे बता रहे हैं कि थायरम और कार्बोडाजिम मिलाना है। हाँ, ट्राइकोडर्मा लिखा हुआ है। ट्राइकोडर्मा आप देख रहे हैं कि ट्राइकोडर्मा बहुत अच्छी चीज़ है। ये तो कई चीज़ों को पौधों को फ़ायदा पहुंचाता है। राइजोबियम कल्चर इसमें दिख रहा है, पीएस भी दिख रहा है। ये तीनों चीज़ें जो दिख रही हैं अपन को, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, सारी चीज़ों का ये टॉनिक आपको मिट्टी से खींचने का काम ये कल्चर करते हैं, इसके बैक्टीरिया करते हैं। तो ये प्राकृतिक रूप से हम पौधे को ताकत दे रहे हैं। हमारे किसान भाई को समझना चाहिए, और ये ताकत बहुत सस्ते में आपको उपलब्ध हो रही है। सोसाइटीज़ में मिली जाएगी या आपके कृषि विस्तार अधिकारियों से मिल जाएगी। सब जगह मिल रहा है।
तो कोई कल्चर दिक्कत का नहीं। प्रयोग हमारे किसान भाई ज़रूर करें और साथ में जो फंजीसाइड है, फफूंद मारने की दवा है, जो हम कहते हैं कि नीचे से काला हो गया या सफ़ेद सफ़ेद रुई जैसी फफूंद आ गई, ट्राइकोडर्मा सबसे अच्छा है। ट्राइकोडर्मा बहुत अच्छी बात है। ट्राइकोडर्मा और बहुत अच्छा है। ये तो जैविक वालों के लिए भी ट्राइको बहुत अच्छा है। जैविक का भी है, ट्राइकोडर्मा का देखिए मैं एक छोटी सी विधि आपको बताना चाहता हूँ। ट्राइकोडर्मा का ऐसा है, 1 किलो का पैकेट जी। 1 एकड़ के लिए पर्याप्त होता है। हम्म, 1 किलो पैकेट अगर आप 100 किलो गोबर में गोबर ऐसा बिछा दें पन्नी के ऊपर और उसमें 1 किलो ट्राइकोडर्मा डाल दें और उसके ऊपर थोड़ा सा भूसा या प्यारा डाल दें, हम्म, तो आप देखेंगे कि 72 घंटे बाद, और 72 घंटे बाद वो गोबर जो है ना काला से एकदम सफ़ेद हो जाएगा, पूरी हम्म, फंगस आ जाएगी उसमें। और उसको फंगस को काट काट के पूरे 1 एकड़ खेत में मिट्टी के साथ मिला करके बिल्कुल छिड़काव कर दें। आप, मैं गारंटी लेता हूँ कि आपको जो है ना जड़ सड़न, ये जड़ वाला रोग जो है ना उकटा जिसको बोलते हैं, हम्म। बिल्कुल नहीं आएगा। तो देखिए कितनी आसान सी विधि है और बहुत आसानी से की जाने योग्य है। हमें सिर्फ गोबर के ऊपर, थोड़ा सा नम गोबर के ऊपर अगर हम छिड़क दें इसको, तो बहुत आसानी से ट्राइकोडर्मा का विस्तार किया जा सकता है और जो चीज़ 1 किलो हमने खरीदी है वो 100 किलो बन जाती है। बिल्कुल। तो ये बहुत आसान विधियाँ हैं, किसान भाइयों को ज़रूर से इसमें आजमाना चाहिए। अहरवाल साहब, लेकिन कई बार ये होता है कि सोयाबीन का बीज नहीं मिल पा रहा है किसान भाइयों को, या सोयाबीन बोने की इच्छा नहीं है, पिछले साल भी पिट गए थे, तो तब हमारे पास किस फसल का विकल्प हो सकता है, इस बारे में हम विचार करेंगे, लेकिन एक छोटे से विराम के बाद। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। एफसीआईएल के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, एचएफसीएल की बरौनी इकाई और बीवीएफसीएल की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर सजीव फोन इन कार्यक्रम कृषि दर्शन में। और आज का ये जो पार्ट है किसान भाइयों, ये है जैविक खेती और सामूहिक कृषि कार्यों के बारे में। आपको हम साथ ही साथ सोयाबीन की उन्नत किस्में और धान की उन्नत किस्मों के बारे में बता रहे हैं। हम चाहेंगे कि आप पेन और कागज़ लेकर बैठें और इनको ज़रूर से नोट कर लें। अच्छी किस्में आपके सामने होंगी, निश्चित रूप से आप ज़्यादा अच्छी बीज का उपयोग कर सकते हैं। और जैसा कि हम अभी चर्चा कर रहे थे कि सोयाबीन बोने से पहले हमें क्या सावधानियां रखना चाहिए, बीज को कैसे तैयार करना चाहिए, लेकिन साथ ही हमने अहरवाल साहब से प्रश्न किया कि अगर सोयाबीन नहीं तो फिर क्या। वैसे तो अहरवाल साहब सोया प्रदेश कहलाता है ज़्यादातर हमारे प्रदेश में। इस साल तो हमने 63 लाख हेक्टेयर में टारगेट रखा है कि सोयाबीन बोई जाएगी, लेकिन कई किसान भाई सोयाबीन नहीं बोना चाहते, तब उनके पास क्या विकल्प हो सकता है? देखिए, आज पूरे देश में दलहन के उत्पादन की होड़ मची हुई है कि दलहन हमारे देश में ज़्यादा से ज़्यादा हो। जी। तो इसके लिए ज़रूरी है, अगर सोयाबीन हम नहीं लगा पा रहे हैं या नहीं लगा रहे हैं, तो इसके लिए सबसे अच्छा विकल्प मूंग और उड़द का है। जी। आप देखो, दोनों दालों की कीमत अब बाज़ार में बहुत अच्छा रेट मिल रहा है, और अगर ये हम करेंगे तो देश की समस्या भी दूर होगी और हमें दलहन का उत्पादन में हम बढ़ोतरी भी पाएंगे। भारत सरकार की अभी वर्कशॉप हुई थी, तो उसमें हमारे सचिव महोदय ने ये बात बताई थी भारत सरकार से कि दलहन के मिनी किट भी मध्य प्रदेश को मिल रहे हैं, और दलहन उत्पादन के बारे में हम भी चाहते हैं कि दलहन उत्पादन में वृद्धि हो। तो मूंग और उड़द ये बहुत अच्छे विकल्प हैं जो सोयाबीन की जगह हम लोग कर सकते हैं। इसमें उस जो मिट्टी, जिस मिट्टी में सोयाबीन होती है, बहुत अच्छे से मूंग और उड़द की जा सकती है। और इंटर क्रॉपिंग जो अंतर्वर्ती फसलें हैं, अंतर्वर्ती फसलें भी इस मिट्टी में ली जा सकती हैं। मूंग उड़द के साथ में ज्वार और मक्का, 2 चीज़ें ऐसी हैं वो ली जा सकती हैं।
ये तो आपने बहुत अच्छी बात कही कि सोयाबीन नहीं तो मूंग और उड़द। और अहिरा साहब, सबसे अच्छी बात है कि मूंग उड़द में लागत कम है, फ़ायदा ज़्यादा फायदा है। ज़्यादा है। और इसके अलावा भाई दाल वाली फसल है, अगर हम बरसात में लगाते हैं तो राइजोबियम के जो जीवाणु हैं वो भी तो वो नत्रजन भी दे रहे उन्हें हैं देते हैं। निश्चित रूप से। और अगर फसल बिगड़ भी जाए तो भी आपकी ज़मीन को कोई हरी खाद के रूप ग्रीन में पेड़ में फायदा भी कर सकते मिलता है। हैं। तो निश्चित रूप से एक बहुत अच्छा विकल्प है। लेकिन अगर हम सोयाबीन पर वापस लौटें, आपने अंतर्वर्ती फसलों की बात कही, तो ऐसी कौन सी फसलें हो सकती हैं जो हम सोयाबीन के साथ अंतर्वर्ती फसलें करें, और अंतर्वर्ती फसलों से वास्तविक रूप से फ़ायदे किस तरह से है किसानों को? देखिए, अंतर्वर्ती फसलों का मतलब यही होता है कि अगर एक फसल हमारी खराब होती है जी तो दूसरी फसल जो है ना हमको मुनाफा दे जाती है। जी तो इसी प्रकार से अगर 3-4 प्रकार का अपन उसमें फसल लगा देते हैं खेत में, सोयाबीन लगाओ, फिर 2 रो मूंग की लगा दो, फिर 2 रो मक्के की लगा दो, 2 रो इसका ज्वार का लगा दो। इस तरीके से अगर अपन करते हैं, या रतालू एक फसल होती है, रतालू की भी जी जी इंटरक्रॉपिंग करते हैं, तो ये किसान को एक्स्ट्रा बेनिफिट भी होता है, और एक आध फसल खराब हो जाए तो उसकी भरपाई इससे हो जाती है। निश्चित रूप से। अगर आपने दीवारें खड़ी कर दी हैं तो कीड़े और बीमारी और खरपतवार वो तो फायदा है ही। वो उनका इधर से उधर क्रॉस नहीं कर पाते हैं, हाँ, और उसका फ़ायदा मिल पाता फायदा है। मिल पाता है। जी इंसेक्ट बिल्कुल। पेस्ट तो होती ही है। और बल्कि अहिरवाल साहब, आप जैसे विशेषज्ञ ये भी बताते रहे हैं कि अगर निखालिस सोयाबीन ही बो रहे हैं तो एक से ज़्यादा किस्में बोएं, नहीं तो कई बार देर से आने वाली वैरायटीज़ हैं, कुछ जल्दी आने वाली वैरायटीज़ हैं। हम दिखा भी रहे हैं, अपने मॉनिटर पे दिखा भी रहे हैं कि सोयाबीन की कौन कौन सी वैरायटी हैं। तो अलग अलग समय की अगर वैरायटीज़ का उपयोग करेंगे, अलग अलग उत्पादन देने वाली का करेंगे, अलग अलग जड़ों वाली करेंगे, तो निश्चित रूप से जोखिम उतना ही कम होगा। अरे साहब, मैं जानना चाहूँगा, चूँकि जैविक खेती पर आपकी विशेषज्ञता है, तो इस समय कौन कौन सी ऐसी खादें हैं जो जैविक खादों के रूप में किसान भाई प्रयोग कर सकते हैं, बना भी सकते हैं, और जो बनी हुई है उन्हें डाल भी सकते हैं? देखिए, सबसे अच्छा खाद तो जैविक में वर्मी कंपोस्ट ही माना गया है। जी वर्मी कंपोस्ट किसानों ने बना के रख लिया होगा, अभी जो है ना निकालने का समय है, खरीफ में उसका उपयोग कर लें जितना भी आपने बना के रखा है। और आगे की तैयारी के लिए फिर से उसमें गोबर, केचुआ और ये सब कचरा जो है ना जितना जी भी जी है जी वो भर दें। इसके साथ ही साथ जो है ना मैं बात करूँगा, अपने जितने भी आपने गूरा खाद जिसको बोलते हैं, नाडेप है, वर्मी कंपोस्ट है, या वो पिट वाला खाद है, वो सब कर सकते हैं। एक और आप लोगों ने सुना होगा ये कि देखिए, वर्मी कंपोस्ट बन रहा है। वर्मी कंपोस्ट सबसे आसानी से बनने वाली खाद है, और एक रिकरिंग डिपॉजिट होता है ना बार बार, जिसमें हमको ब्याज मिलता है, तो ब्याज की तरह हम खाद ले सकते हैं हर साहब। बिल्कुल, ये तो आपका जैसे वो वेस्ट डिकम्पोजिटर आया, जी जी तो उसका तो ऐसा है कि अपन एक बार यदि उपयोग कर लिए, एक हौज बना लिए, गोबर डाल दो, थोड़ा सा गुड़ मिला दो और उसके बाद में इसको डाल दो, तो कई लीटर जो है ना हमारा ये बनता ही रहता है निरंतर। ये एक प्रकार का जैसे दही बनाते हैं, तो दही जामिन टाइप का काम करता है कि थोड़ा सा उसमें डाल दो, फिर दोबारा से तैयार ये कर लो। देखिए, वर्मी कंपोस्ट तो आजकल ये प्लास्टिक के वो आ रहे हैं। हाँ, प्लास्टिक पिट भी आ रहे हैं, जी 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 बिल्कुल। तो उसमें भी बना सकते हैं आप। देखिए, ये जो है ना आपको बताया जा रहा है, इसमें भी वही है। ये सारी जैविक खादें हाँ, हम देख सिर्फ रहे हैं, जैविक खाद की अलग-अलग विभिन्न तरह की। विधियाँ अलग अलग करी थी। इसमें नीम का भी अर्क हो गया, कीटनाशक भी इनने बनाया हुआ है। ये देखिए, वर्मी कंपोस्ट आपको दिख रहा है, ये 4 गड्ढा विधि। 4 गड्ढा विधि है। तो अलग अलग तरीके से किसान जो है ना इसको बना सकता है, और बनाने की बहुत अच्छी, लार्ज स्केल में जब बनाते हैं तो बहुत अच्छा फ़ायदा मिलता है किसानों जी को। जी दूसरा, एक और मैं विधि बताना चाहता हूँ आपको कि अभी सबसे अच्छा समय जो है ना, निबोली सब जगह निकल रही होगी गाँव में, जहाँ नीम का पेड़ है निबोली गिर रही। किसान भाइयों से निवेदन है कि निबोली बीन लें। निबोली से 2 प्रकार के फायदे वो कर सकते हैं। एक तो थोड़ा सुखा करके उसका पाउडर बना के किसी भी फसल में उपयोग करें तो उसका फ़ायदा जो है ना उनको ज़रूर होगा। और दूसरा, इससे जो है ना कीट नियंत्रक जो बहुत अच्छा बनाया जा सकता है। अगर निबोली के साथ में 2.5 किलो निबोली के साथ में और 4 लीटर गोमूत्र मिला दें, और 5 पत्ती काढ़ा अगर बनाना है तो 500-500 ग्राम नीम, आंकड़ा, धतूरा, सीताफल और बेशरम, इन पत्तियों को अगर उसमें मिला दें तो आपका बहुत अच्छा कीटनाशक जो है ना बन जाएगा।
और इसका आप 200 लीटर पानी में उपयोग कर सकते हैं। 10 लीटर पानी में अगर इसको आप उबाल दें और 3 लीटर बचे तो उसका फिर आप जो है ना 200 लीटर पानी में 1 एकड़ के लिए पर्याप्त हो जाता है। और सर हमें लगता है कि शायद ही कोई ऐसा गांव होगा जहां पर ये नीम, धतूरा, अकौवा, सब है, सब बेशरम, ये सारी आसानी पत्तियां से जहां मिल- पर नहीं हो, ऐसा तो शायद कोई गांव ही नहीं है। आंकड़े का वो ले सकते हैं आप, सीताफल की पत्तियां पत्तियां ले ले सकते हैं। सकते और इन सबको करना क्या है, आधा किलो लेके पानी में गलाना है और उसको उबालना है, गोमूत्र मिलाना है, आराम से आपका काढ़ा तैयार हो जाता काढ़ा है। तैयार हो जाता है। और अगर हम निबोली का प्रयोग कीटनाशक के रूप में करना चाहें तो उस तरह से कर लें, अगर हम चाहें तो खाद के रूप में करना चाहें, दोनों तरह से कीटनाशक और खाद दोनों ही निबोली से बन सकती हैं। अभी आप लोग इसमें देख रहे थे कि नीम कोटेड यूरिया की बात, नीम लेपित यूरिया कहा गया था। जी जी। अगर आप नीम लेपित यूरिया करते हैं उसमें स्पष्ट बताया है कि 10% नाइट्रोजन की क्षमता बढ़ जाती है और 10% उपज भी बढ़ जाती है। अगर ये विधि आपने अपनाई तो आप सोच लीजिए कि जब यूरिया डालने से इतना होता है और डायरेक्ट यदि आप नीम उसमें डालते हैं तो निश्चित रूप से आपका उत्पादन भी बढ़ेगा और नाइट्रोजन की क्षमता भी बढ़ जाएगी। तो एक तरह से हम देखते हैं कि अगर रसायन को जैविक आधार और दे दिया जाए तो उसमें सफलता प्रबल हो जाती है। बिल्कुल। तो हमारे किसान भाई ध्यान रखें कि अधिक से अधिक हमको जैविक खादों का प्रयोग करना, चाहे वो गोबर की खाद हो, वर्मी कंपोस्ट हो, नाडेप खाद हो या गोमूत्र से बनी हुई जो खाद हैं, उस तरह की खादों का ज़्यादा से ज़्यादा हमको प्रयोग करना है। अरे साहब, अभी जो हमारी खरीफ की बोनी होनी है, इस समय और कौन कौन सी ऐसी गलतियां हैं, ऐसी गलती तो नहीं कहेंगे, चूक हैं जो हमारे किसान भाई कर जाते हैं और उससे उन्हें बचना चाहिए? देखिए, खरीफ का मैंने एक सबसे बड़ा कि बरसात का ध्यान रखना चाहिए, मौसम विज्ञान का खासतौर पे ध्यान रखना चाहिए अभी, जी जी। क्योंकि यही समय होता है जब हम चूक कर जाते हैं। दूसरा जो है ना, हमने आपको बताया कल्चर, पीएसबी, थायरम, इन सारी जो दवाएं हैं, कल्चर हैं, इनका प्रयोग हमको, जैसे आपने बोला कि बीज को सजा करके भेजना चाहिए, तो वो सजावट बहुत ज़रूरी है आज के ज़माने में, और उससे जो है ना हम काफ़ी अपने उत्पादन को में वृद्धि कर सकते हैं। कम लागत तकनीक में इसका कल्चर का बहुत बड़ा उपयोग है और इसको किसानों को करना चाहिए। ये चूक कर देते हैं और बाद में जो है ना, जब बीमारी पकड़ती है तो हम लोग दवाइयों पे बहुत पैसा खर्च कर देते हैं। जी जी। अगर अभी हम 10-12 रुपये का कल्चर की बात कर रहे हैं, अगर आप नहीं डालोगे तो आपको 100 रुपये की दवाई निश्चित रूप से लगना ही लगना है। जी। तो ये चूक नहीं होना चाहिए किसानों से। और अब तो खैर समय मिट्टी का निकल गया सॉइल ट्रीटमेंट का, क्योंकि पानी गिर गया है, मगर सॉइल ट्रीटमेंट भी उतनी ही आवश्यक है जितना कि हम लोग कल्चर का सीड ट्रीटमेंट करते हैं, बीज उपचार करते हैं, उतना इसका भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बीमारी हो, ये सारी बीमारी बैक्टीरिया वायरस की जो होती हैं, ये दो ही चीज़ों से होती हैं, एक तो अपनी मिट्टी से होती हैं और दूसरा बीज से होती हैं। जी। तो अगर इन दो चीज़ों को बचा लिया तो हमारा पौधा स्वस्थ रहेगा। और सब बरसात के दिन है, हम देखते हैं कि जब बोनी हो गई है तो पानी खेतों में भर ही जाता है, और ख़ास करके अंकुरण के बाद या जब फसल खड़ी होती है और उसमें ज़्यादा पानी भर जाता है, तब किसान भाइयों के लिए आपकी क्या सलाह है? देखिए, जल निकास सोयाबीन में अपन जो रिच फरो मेथड पद्धति जी जी। ये बता रहे हैं, तो रिच फरो ये आपको बताई गई है, उसका उद्देश्य ये है कि पानी को हम लोग सने सने जो और ये नाली देखिए खेत में पानी भी भरा पानी हुआ है, भरा, इसको ऐसी निकालना स्थिति तो नुकसानदायक हो सकती है। निकालना बहुत ज़रूरी होता है। रिच फरो का मतलब यही है कि पानी को निथर जाए, हमारी फसल डूबे नहीं उसमें किसी भी तरीके से। तो पानी को निकालने की जो ये विधि है रिच फरो जी। मेथड, तो इसको उपयोग आप देखिए, आप इसको देख लीजिए, बिल्कुल गहराई कितना में कूड़ भी गुण डले भी हुए है हैं और मेड़ ऊंचाई पर पर फसल फसल लगी लगी हुई है है, मेड़ पर, अतिरिक्त पानी नाली में, और अगर थोड़ा सूखा पड़ जाए फिर ड्राई स्पेल आ जाए, फिर वही पानी पानी उपयोग हो जाता है। उपयोग हो जाता तो है। रिच फरो का प्रयोग तो बहुत ज़्यादा काम है और हमारे किसान बड़ी बड़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। मैं जो शाहजहाँपुर के किसान भाइयों को बधाई देना चाहेंगे हम कि उन्होंने बहुत अच्छा रिच फरो पे काम किया है, शुरुआती उन्होंने की और अब देख रहे हैं कि प्रदेश में भी फैलते चला जा रहा है। रिच फरो जैसी पद्धतियाँ अगर हैं, लेकिन और अगर नहीं भी करते तो पानी का तो निकास करना पड़ेगा ना यार। बिल्कुल ज़रूरी है। बिना पानी निकास के सोयाबीन, जितनी भी दलहनी फसलें हैं, इसमें से केवल धान छोड़ के जी। बाकी सारी फसलें जो है ना ज़्यादा पानी नहीं लेती, भर जाएगा तो नुकसान होगा। जी। धान की अगर हम बात करें
तो धान में इस समय किसान भाइयों को क्या करना चाहिए और अच्छी फसल कैसे लेना चाहिए? देखिए, धान फसल में सबसे अच्छा तरीका अभी जो वर्तमान में है, जी। जिन किसानों ने रोपा नहीं डाला है, रोपा के लिए बहुत अच्छा समय है, अभी वो रोपा डाल सकते हैं, रोपा लगा लें। और इसके बाद में जिन किसान डायरेक्ट सीधी बोनी करना चाहते हैं तो सीधी बोनी का समय भी है, सीधी बोनी भी कर सकते हैं। और जिनने रोपा लगा लिया है, जिनका रोपा पहले से लगा लेते हैं, मई में डाल देते हैं, तो अब बरसात होना ही है, तो रोपा लगाने का काम भी अभी तो हो अब तो सकता बड़ी है। अच्छी मशीनें आ गई हैं, बहुत आसानी से रोपा लग जाता है। एक एक झुक झुक के रोपा लगाने के बजाय मशीनों से भी बहुत अच्छा काम होने लगा है। हम देख रहे हैं कि और आम किसानों तक पहुंच गई हैं मशीनें। हाँ, पहुंच गई। हमारा कस्टम हायरिंग सेंटर इस मामले में बहुत अच्छा काम कर रहा है। प्रदेश में कई कस्टम हायरिंग सेंटर हैं जो इस काम को गति दे रहे हैं। कस्टम हायरिंग के सेंटर की आपने बात कही, चलते चलते बता देते हैं कस्टम हायरिंग सेंटर जो है वो गांव-गांव खुल चुके हैं और किराए के कृषि यंत्र मिलते हैं। हाँ, किराए के कृषि यंत्र मिलते हैं, आप किराए पे ले लो और अपना काम कर लो, फिर वहाँ जमा हो जाते हैं। तो उसमें एक सोसाइटी जो गांव की रहती है तो उनको भी फायदा होता है और किसानों को सहज रूप से सुविधा युक्त जो यंत्र चाहिए हो वो यंत्र वहाँ मिल जाते हैं। और वैसे भी आपस में तो बांट ही लेना चाहिए। अगर आपके पास अच्छे कृषि यंत्र हैं तो आप भी किराए से चला सकते हैं। ये देखिए, हम धान की जो हाथ से बुआई की पद्धति है ये आज भी प्रचलित है और बिल्कुल बराबरी से हमारे जो किसान हैं वो मेहनत ज़रूर लगती है, लेकिन अपनी फसल उगाने का एक जो संतोष मिलता है वो बहुत बड़ी बात है। ये धान की कई कुछ जगह पर जहाँ पर पानी पहले से आ गया है, पानी उपलब्ध है, लोग बाग रोपा भी लगा रहे हैं या फिर बिल्कुल बिल्कुल जी कर जी। सकते हैं। तो कैसा में तैयार हो जाए आपके पास बहुत समय बाद, बहुत सालों बाद मुझे लगता है कि ऐसा समय आया है कि जब हम 15 जून से पहले बढ़िया पानी हमको मिल रहा है और उम्मीद करते हैं कि ये जो खरीफ का मौसम होगा इसमें पर्याप्त पानी रहेगा हर साहब। बहुत अच्छा ऊपर वाले की बड़ी कृपा है कि इस तरीके से बरसात जो है ना इस बार शुरू हुई है। तो अगर हमारा खरीफ अच्छा होगा तो आप ये मान के चलिए कि रबी स्वाभाविक रूप से बहुत अच्छा होगा। जी। तो हम लोगों को अभी से खरीफ की बोनी करके रबी के बारे में भी हम लोगों को अभी से चिंतन मनन कर और लेना उसके लिए चाहिए। अच्छा होगा कि पानी का संचय कर लें, संचय कर लें। पानी को उतारना है ज़मीन में अरवाल साहब ना। अगर हमारे कुएं, हमारे देखिए, ट्यूबवेल्स, वाटर शेड जो जलग्रहण क्षेत्र जिसको बोलते हैं, तो उन जलग्रहण क्षेत्र का मतलब ही यही था कि दौड़ते हुए पानी को चलना सिखाना और चलते हुए पानी को रुक रुक कर जी, जाना सिखाना। तो ये बहुत सरलता से आपने बता दिया कि उस खेल उसके साथ खेलें, खेलें। हम पानी के साथ खेलें खेलें और उसके प्रवाह को रोकें, जगह जगह से जगह जगह आड़ लगाएं, उसको बैठाने की कोशिश बिठाने करें। की कोशिश करें। अग्रवाल साहब, उद्यानिकी जो फसलें लेते हैं किसान भाई और जो बगीचे लगाने चाहते हैं, क्या उनके लिए भी ये उचित समय है? बहुत अच्छी बात की आपने। अभी बिल्कुल उपयुक्त समय है कि जिन किसानों ने गड्ढे बनाए हैं पौधे लगाने के लिए, बिल्कुल बढ़िया तरीके से आप अभी पौधरोपण कर सकते हैं। अच्छा उनका वृद्धि होगी पौधों में और आपने खाद भी उसमें भर दिया होगा। अगर नहीं है तो जैविक खाद जो है ना, वर्मी कंपोस्ट है, गोबर की खाद है, उसके साथ मिला करके आप जो है ना पौधे लगा सकते हैं। ये बहुत अच्छा समय है। देखिए, पानी आगे भी संभावना है, अच्छा पानी गिरने वाला है और अभी पानी का भराव भी हो रहा है जी, और जी। गड्ढों में भी पानी भर गया होगा, तो जानकारी अभी के लगा लिए सकते बहुत बहुत हैं। धन्यवाद अग्रवाल साहब। और अभी सबसे ज़्यादा जो बड़ा पार्ट आपकी ओर से है कि किसान भाई निबोलियाँ इकट्ठा कर लें और उसका खाद के और कीटनाशक दोनों ही रूपों में उपयोग करें। हमें उम्मीद है किसान भाइयों को ये जानकारियाँ उपयोगी लगी होंगी। इसी के साथ आज्ञा दीजिएगा। नमस्कार।